स्टेटमेंट दी है अमेरिकी अपना सदर ने, हाँ। तो वो इमरान के हक में या मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज की हमारी ये वीडियो बहुत अहम है और मुनफरिद नौयत की है। मेरे साथ पीर सैयद नसीबुल्लाह गर्देजी साहब हैं। आप एक्स एडवाइजर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के, और सदर आज़ाद कश्मीर के भी आप एक्स एडवाइजर हैं। पीर साहब की पाकिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए बेशुमार खिदमात हैं। पाकिस्तान में आजकल हर मौजू पे बात होती है, लॉन्ग मार्च पे बात होती है, पीडीएम पे बात होती है, लेकिन अगर नहीं बात होती तो मसला कश्मीर पे नहीं होती। वो कश्मीर जिसे हम शहर कहते हैं, वो कश्मीरी जो हर रोज हर लम्हे हमारी तरफ देखते हैं। और पीर साहब से कल मेरी मुलाकात हुई, बात हो रही थी, तो पीर साहब ने कहा कि मक्का और मदीना के बाद कश्मीरी अगर किसी सरजमीन को मुकद्दस समझते हैं तो वो पाकिस्तान है। तो वो कश्मीरी जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और मैं जाती तौर पे बहुत सारे कश्मीरियों को जानता हूं जिनके दिल धड़कते हैं पाकिस्तान के लिए, जुल्म बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इतनी बेहिसी रियासत पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल डिस्कस हो रहे हैं। हुकूमतें कैसे बननी हैं, कैसे गिरानी हैं, ये सारे मामला डिस्कस होंगे, लेकिन मसला कश्मीर कभी अब तो डिस्कस ही नहीं हुआ, लोग भूल चुके हैं। लिहाजा इसी सिलसिले पर मैंने पीर साहब से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की कि हम आज खास तौर पे कश्मीर में जो जुल्म हो रहे हैं और जो आवाज दब चुकी है, पाकिस्तान के अंदर बड़ी बदकिस्मती है कि आवाज नहीं उठ रही, उस हवाले से बात करेंगे। तो पीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर हम मुख्तसर जरा बता सके कि इस वक्त कश्मीरी किस मुश्किल में है, कितनी ज्यादा वो तंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जी कि आपने इस अहम मौज़ू पर मुझे मौका दिया बात करने का। बात यह है कि हमारी बड़ी बदनसीबी है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी जो मिल्लत इस्लामिया है जी, उसका वाहद ये मुल्क है जो एटमी ताकत है जी जी। और अल्लाह के फजल करम से ये एक मतलब पूरे ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जाए पनाह भी है जी जी। और इसी तरह से कश्मीरियों के लिए, अफ़गानियों के लिए, ईरानियों के लिए, बोस्निया के लोगों के लिए, इराकी लोगों के लिए आपने ये देखा कि जब वहाँ मसाइल हुए, जंगें छिड़ी और ये सारा सिलसिला जब हुआ तो इसी पाकिस्तान ने उनको बहैसियत मुसलमान होने के नाते उनको पनाह दी। ठीक कहा आपने, और ये मैं कोई गपशप नहीं करता कि मक्का मौज़मा और मदीना मुनव्वरा के बाद अगर किसी सरजमीन को कश्मीरी मुकद्दस समझते हैं तो वह पाकिस्तान की सरजमीन है। और इसके लिए देखें अब तक जो तहरीक जो चल रही है, 75 साल हो गए इस तहरीक को जारी और सारी रखे हुए, और आज तक जो कश्मीरियों ने 6 लाख से ज्यादा अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया है, और वो पाकिस्तान का परचम लेके उस तहरीक को जारी और सारी रखे हुए थे। और जो शहीद होता है, शहीद होने वाला आखिरी सांसों में जो अपने लवाकीन को जो तलकीन करता है, वो ये कहता है कि ये मुझे पाकिस्तान के परचम में दफन किया जाए जी जी। और जब पाकिस्तान ये कश्मीर आज़ाद हो जाए तो मेरी कब्र पर आके उसकी दस्तक दे के मुझे बताएं कि कश्मीर आज़ाद हो गया। ये है कश्मीरियों की वाबस्तगी। तो मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 10 लाख से जायद भारतीय अफवाज के जुल्म और तशद्दुद के बावजूद दुनिया का इस वक्त सबसे ज्यादा जो लंबा कर्फ्यू है वो मकबूजा कश्मीर में है। पूरी दुनिया में आज इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, और उस कर्फ्यू के बावजूद भी जो भी वो तहरीक जारी और सारी रखे हुए हैं, वो पाकिस्तान का परचम लेके वो किया हुआ उन्होंने। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों का वकील भी है और इस मसला कश्मीर का फरीक भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो करारदादें जो मंजूर हुई हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 की जो करारदादें हैं, उसमें ये अक़वाम मुत्तहिदा ने ये तय किया हुआ है कि कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ खुद अरादियत दिया जाएगा। वो अपनी मर्जी से इस बात का फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा की हम ये समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी दोहरा मेयार है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सबसे पुराना जो मसला और पुरानी करारदादें जो हल तलब है वो कश्मीर पर है। और ये मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की दोहरी पॉलिसी है कि वो इससे पर अभी तक कोई उस तरह का फैसला नहीं कर सके। तो हम कश्मीरी जो है, हमारी ख्वाहिश ये है कि आज भी हम इसी बात के हक रखते हैं। हम ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हमें राय शुमारी के तहत हमें इस बात का एहतमाम करे कि हम अपनी मर्जी से फैसला करें। अच्छा, तो पीर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की आप बात कर रहे हैं, हर रोज डिबेट होती है, जहां भी डिबेट होती है पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ होता है वो भी यही होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए
मसला हल हो। और बड़ी आसान बात होती है ना कि जब आप कह देते हैं और सारी की सारी जिम्मेदारी आप अक़वाम मुत्तहिदा के कंधों पे रख देते हैं, ना वो सुनेंगे, ना आप उनको इतना अप्रोच कर सकते हैं, ना आपकी इतनी वर्थ है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा को प्रेशराइज कर सकें। लेकिन उसके बरक्स अक़वाम मुत्तहिदा ही की करारदादें हैं हिंदुस्तान वायलेट कर रहा है। उसने रियासती स्टेटस खत्म कर दिया, कश्मीर का झंडा उनसे छीन लिया, जबान छीन ली, आइन छीन लिया, वहां पे हिंदू आबाद कर रहा है, वहां पे डोमिसाइल दे दिए। तो वो वहां पे जुल्म जबर भी कर रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है, जमीनें भी वहां पे बेच रहा है। और हमने सिर्फ एक नुक्ता याद किया हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा, तो मुझे लगता है कि हमें ये इन चीजों को छोड़कर कहीं आगे जाके बढ़ना होगा, तब हम कश्मीरियों की मदद कर सकेंगे। अदरवाइज एक रटा रटाया कि अक़वाम मुत्तहिदा करे, अक़वाम मुत्तहिदा तो नहीं करेगा। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने जिस तरह से ये गुजारिश की कि पाकिस्तान कश्मीरियों का वकील भी है और इस मसले का फरीक भी है। जी जी जी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में खुद ऐसे हालात हैं कि अभी जो 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 कुछ हो रहा है, आपने कितने अरसे से, मेरा हाल है 2 दहाइयों के बाद ये अक़वाम मुत्तहिदा के अभी जो इजलास हुआ है, जी जी। उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने 2 टोक अल्फाज में अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर खड़े होके ये बात कही है कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर में जुल्म और तशद्दुद कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को मतलब वहाँ पर हक के खुद अरादियत लेके दे, और उससे पहले हिंदुस्तान को इस बात पर मजबूर करे कि वो वहाँ पर जुल्म और तशद्दुद बंद करे, और वहाँ पर जो कर्फ्यू जो है कई सालों से चल रहा है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो इस पर अब ये अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी बनती है कि वो सारा कुछ करे। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे मसाइल, जिसको मैंने जैसे शुरू में ये कहा कि पूरी दुनिया के जो मुसलमानों की, जिसको कहना चाहिए कि पनाहगाह जो है वो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान खुद मसाइल में घिरा हुआ है। हम रोज शब रोज जो है ये एक सियासतदान दूसरे को फतह करने, दूसरे तीसरे को फतह कर, हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो असल जो मसला है वो हम भूल चुके हुए हैं। अब ये इसमें देखें कि हमारे वकील जो है उसने कई मरतबा पसवाई अख्तियार की। इससे पहले जो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, उन्होंने सीज फायर लाइन जो थी, जिसको जो अक़वाम मुत्तहिदा में सीज फायर लाइन है, वहां पर कंट्रोल लाइन नहीं। ये हमारी बदनसीबी है कि शिमला मुआहदे में सीज फायर लाइन को खत्म करके उसको कंट्रोल लाइन करार दिया गया। पहली पसपाई हमारी वहां शुरू हुई जब जुल्फकार अली वहां भट्टू और इंदिरा गांधी के दरमियान जो मुआहदा हुआ था। तो हमने पहली पसपाई जो है हमारे वकील की तरफ से हुई है, जिसने हमारा मुकदमा लड़ना था कि वो सीज फायर लाइन को उन्होंने कंट्रोल लाइन करार दिया। फिर उसको ये एक बात तय की, उसमें शिक ये रखी गई कि 2 मुल्कों के माबैन जो है ये मसले को हल किया जाएगा, जबकि ये कर नहीं सकते क्योंकि इसका ग्रांटर भी अक़वाम मुत्तहिदा है और फैसला भी अक़वाम मुत्तहिदा ने करना। अगर ये शिमला अकार्ड में ये बात ना लिखी जाती, पाकिस्तान उस पर दस्तखत ना करता कश्मीरियों का वकील, तो आज तक मेरा ख्याल है मसला कश्मीर हल हो जाता। कि उसकी बुनियाद पर कितनी दहाइयों तक हम जो है इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं ले जा सके। और मैं ये तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 दहाइयों के बाद पहली मरतबा 2016 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने इस मसले को दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा में दोबारा से उठाया कि वहाँ पर ये सारा कुछ ये किया जा रहा है 4 दहाइयों के बाद। और ये सिर्फ उसी वजह से था जो शिमला मुआहदे में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरियों के वकील की कमजोरी है शिमला मुआहदे के बाद। फिर उसके बाद जो है परवेज मुशर्रफ की जब हुकूमत आई तो उन्होंने उस सीज फायर लाइन पर खारदार यानी तारें लगा दी, बाढ़ लगा दी, जो कश्मीरी जो थे, क्योंकि उधर की और इधर के कश्मीरी जो है एक ही नस्ल के लोग हैं, उनके अजीजों कारिब उधर भी हैं और इधर भी हैं, और उनको आने जाने में अक़वाम मुत्तहिदा भी इस बात की वो देता है कि मतलब उनको आज़ादाना वो होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके बाद ये जो पिछली जो हमारी हुकूमत गई इमरान खान साहब की, उन्होंने भी इससे सबसे बड़ा जुल्म जो है उन्होंने ये किया कि वो ये जो मतलब जिस वक्त हिंदुस्तान जो है वो ये उनकी बुनियादी हकूक ख़त्म करने जा रहा था, तो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन कोई 15 से ज़ायद ममालिक के हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने खुद दौरे किए। उसमें अक्सरियती जो मुसलमान ममालिक थे, और उसके वज़ीर ख़ारजा ने तकरीबन 30 ममालिक से ज़ायद लोगों के मुल्कों के उसने दौरे किए और लोगों को राह हमवार की। और हमारी कमज़ोर खारजा पॉलिसी थी, उनकी कामयाब खारजा पॉलिसी को जिस वक्त उन्होंने अपने आइन के तहत जो दफ़ा 370 और 35A को जब ख़त्म किया, तो कोई बंदा हमारा मतलब है कि उसमें हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार ममालिक ने OIC की जो मीटिंग है उसके दौरान भी 2 मीटिंगें हुई, उसमें मसला कश्मीर को नहीं उठाया गया। ये समझता हूँ कि यह हमारी नाकाम खारजा पॉलिसी थी। और फिर ये है कि
कि इमरान खान साहब अब जो हैं ये कश्मीरियों के चूँकि वकील होने के साथ साथ ये खुद साख्ता सफ़ीर भी बन गए कश्मीरियों के। उसके बावजूद इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम हर जुमे को यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करेंगे, और वो प्रोटेस्ट तो आपने देखा कि आज तक नहीं हुआ। और हमें इंतहाई अफसोस है इस बात का, दुख है इस बात का कि जब हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के ये बुनियादी हकूक़ जब ख़त्म किए तो पाकिस्तान की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, जबकि उनको अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था, OIC को मुतहर्रिक किया जाना चाहिए था, OIC का इजलास बुलाया जाना चाहिए था, उस पर ये मुकदमे अपने को पेश करते। इस्लामी उसको क्या करना चाहिए, इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है वहाँ पर इस मुकदमे को उठाया जाना चाहिए था, जेनीवा में और दूसरी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं किया। और आज हमारी बदनसीबी ये है कि किसी को कोई पता नहीं कि मकबूजा कश्मीर पे क्या हो रहा है। बिल्कुल कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, रोज कितने लोग मारे जाते हैं, कितने उठाए जाते हैं, क्या होता है। कोई पाकिस्तान की तरफ से, चूंकि पाकिस्तान अपने मसाइल में घिरा हुआ है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि वो जो मुआहिदा था अक़वाम मुत्तहिदा उसका ग्रंटर है जो इंडियन आइन के तहत जो दफात है, और पाकिस्तान के आइन के तहत भी कि पाकिस्तान का कोई शहरी जो है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शरीयत इख्तियार नहीं कर सकता। इसी तरह से इंडिया के ज़ेरे तसल्लुत जो इलाका है वहाँ पर कोई गैर कश्मीरी वहाँ पर आबाद नहीं हो सकता, ना शरीयत हासिल कर सकता है। लेकिन हिंदुस्तान ने जब ये सारी कार्रवाई कर ली, अपना उसका वकील उसकी वकालत उस तरह से नहीं कर सका, अब वहाँ पर हिंदुस्तान ने वहाँ पर आबादकारी शुरू कर दी है। जिस तरह पहले उन्होंने जम्मू में की, जम्मू में हमारा तनासब जो है वो 70% था, 30% जो थे वो हिंदू थे, दूसरे गैर मुस्लिम थे, और वो पार्टीशन के बाद जो है उस तनासब को बढ़ाकर अब वहाँ पर मुसलमानों का तनासब जो है वो 37% रह गया, बाकी सारे गैर मुस्लिम जो है वो हिंदुस्तान से लाके उन्होंने आबाद किए। इसी तरह वो मकबूजा कश्मीर में या वादी कश्मीर में उनके प्रोग्राम में ये शामिल है कि 33 लाख गैर कश्मीरियों को वहाँ पर आबाद करना चाह रहे हैं। वो इसलिए आबाद करना चाह रहे हैं कि ये जब अगर मजबूर किया जाए, हमें अक़वाम मुत्तहिदा मजबूर करे रायशुमारी पर, तो जब हम वोटिंग होगी ज़ाहिर है रायशुमारी पर, उस तनासब को ख़त्म करने के लिए, अपनी अक्सरियत को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान तो ये काम कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो अपने मसाइल में उलझा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी जो है बेमौत मारे जा रहे हैं, जबकि वो कश्मीरी जो सुबह उनकी माएँ, हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो सुबह उठ के सबसे पहले दरवाज़ा खोल के, खिड़की खोल के इस बात के लिए मुंतज़र होती हैं कि क्या हमारे पाकिस्तान हमारी मदद को आ गया, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की अवाम हमारी मदद को पहुंची हुई है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको अपनी बका के लिए भी, क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि कायदे आज़म ने कोई गपशप नहीं की थी, इशारा करार दिया था, तो पाकिस्तान की अपनी बका के लिए भी जरूरी है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे। और ये आपस की लड़ाई जो है ये अपनी सियासी लड़ाई है, इसको मसला कश्मीर जो इतना अहम मसला है उसको पसे पूछ नहीं डालना चाहिए। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है और पाकिस्तान की बका का मसला है, आइंदा आने वाली नस्लों का। देखा 2.5 करोड़ जो हैं वो इंसानों का मसला है, 2.5-3 करोड़ इंसानों का भी मसला है। तो इसकी बुनियाद पर मैं ये इस मरतबा हमने ये जो अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे थे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो उनको भी हमने ये गुजारिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनने इस मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में जो यानी जिस अंदाज में मसला कश्मीर को पेश किया, हम उनको उनका शुक्रिया अदा करते हैं, खराज तहसीन उनको पेश करते हैं, लेकिन इससे आगे करने का। अच्छा पीर साहब देखें, जो भी सियासी लीडर होता है उस पर एक प्रेशर होता है। मियां नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, इमरान खान साहब हूँ, वो आवाज उठाते हैं या बात करते हैं, एक रस्मी सी जो भी होती है, ये हर प्लेटफॉर्म पे होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई 10 साल अयूब साहब निकाल गए, याया साहब निकाल गए, जिया साहब जो मुजाहिद थे वो भी 10-12 साल यहाँ पे हुकूमत करके गए, मुशर्रफ साहब भी 10 साल निकाल गए। और इसके अलावा ये हमारे मुल्क के अंदर खारजा पॉलिसी और बहुत सारी चीजें एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती है, वो पॉलिटिकल हुकूमतों के पास वो चीजें नहीं होती। अब दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ताकत के जोर पे हो रहा है। हमने नगोर्नो काराबाग को देखा, आर्मीनिया और आज़रबाईजान का मसला था, ताकत के जोर पे आज़रबाईजान ने उसे हासिल कर लिया। क्रीमिया, ये यूक्रेन और रशिया वाला इशू, उन्होंने क्रीमिया भी अनेक्स कर लिया और उनके 2 और इलाके LPR DPR वो भी उन्होंने अनेक्स कर लिए। तो पूरी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि जिनके पास ताकत है वो ताकत के जोर पे फिर अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं देखते, वो अनेक्स कर लेते हैं, वो इलाका ले लेते हैं। आप नहीं समझते कि यहाँ पे जो हमारी ताकतवर हल्की हैं, जो हमारी फौज है खास तौर पे, वो भी इस सारे मामले में बड़ा उन्होंने वीक प्ले किया है। देखिए गुजारिश ये है
कि इसमें इस वक्त जो है ना वो जंगों से मसले हल नहीं हो सकते। जो इस वक्त मौजूदा सिनेरियो जो चल रहा है, इसमें जंग से ज़्यादा मुज़ाकरात से और हिकमत अमली से, कामयाब खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर हम इस मसले को ज़्यादा आसानी से हल कर सकते हैं। फौजी मतलब एक वो हमला करना, या हिंदुस्तान की तरफ से, आपको याद होगा कि 65 में 71 में हिंदुस्तान की तरफ से जारियत की गई और उसका फिर भी कोई मसले का हल नहीं हुआ, और उसमें नुकसान ये हुआ कि हमारा आधा पाकिस्तान जो है वो हमसे, जो दुनिया का सबसे बड़ी इस्लामी रियासत थी वो अब वो रियासत नहीं है, पाकिस्तान में से बांग्लादेश बन गया हुआ। तो लड़ाई मसले का हल नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बेहतरीन हथियार जो है वो सफारती सतह पर सिर्फ कुछ ना करे पाकिस्तान सिर्फ 58 इस्लामी ममालिक जो हैं उनकी OIC की जो है वो जो तंजीम है, उस तंजीम का सबसे अहम मेंबर जो है वो पाकिस्तान है, क्योंकि एटमी कुव्वत ही इस्लामी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है। सिर्फ इस्लामी दुनिया के वो 58 ममालिक यकजा होकर अक़वाम मुत्तहिदा पर ये प्रेशर बिल्ड करें कि कश्मीरियों को आज़ादाना हक खुदरियत जो है अपनी करारदादों के मुताबिक लेके दे। अक़वाम मुत्तहिदा की मजाल नहीं है कि वो इसे इनराफ करे। कैसे मुमकिन है कि दुनिया के 58 ममालिक को जो उसके रुकन है उनकी करारदाद को वो नामंजूर करेगा। एक दूसरी बात यह है कि अगर अक्लमंदी से काम लिया जाए तो मैं ये वो बात करने जा रहा हूँ कि जो बहुत आसान तरीन बात है कि इस्लामी ममालिक में हिंदुस्तान के तकरीबन हमारी इतलात के मुताबिक 8 से 10 करोड़ लोग वहाँ पर जो मुलाजमतें करते हैं, काम कारोबार करते हैं इस्लामी ममालिक में। सिर्फ इस्लामी ममालिक की OIC तंजीम जो है वो ये ऐलान कर दे कि हिंदुस्तान को हम वार्न करते हैं कि वो जो मकबूजा कश्मीर में इतने सालों से जो कर्फ्यू जारी है, अगर वो 1 महीने के अंदर अंदर कर्फ्यू खत्म नहीं करता तो हम ये जो लेबर है हमारे मुल्कों में, इनको हम अपने वापस हिंदुस्तान भेज देंगे। और फिर उसके साथ साथ ये कहा जाए कि अगर वहां पर वो जुल्म तशद्दुद हिंदुस्तान नहीं बंद करता, सिर्फ OIC की तरफ से, मैं अक़वाम मुत्तहिदा की भी बात नहीं कर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा तो एक बड़ी ताकतों की लौंडी बनी हुई है, लेकिन OIC को तो किसी चीज की वो नहीं है। OIC के ममालिक सिर्फ ये फर्ज, और ये हिंदुस्तान को डायरेक्टली वार्न करे कि अगर वहां पर जुल्म और तशद्दुद बंद नहीं करता, अगर वो हिंदुस्तान वहां से अपनी आर्मी वापस नहीं बुलाता, तो हम उनकी ये लेबर जो है, जो सबसे बड़ा ज़र मुबादला का हिंदुस्तान का जरिया जो है, वो 8-10 करोड़ लोग जो हैं जो इस्लामी ममालिक में काम करते हैं, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि 8-10 करोड़ लोग जो है उसके बेकार होके उनके लिए बोझ भी बने। फिर वो जो उनको जो मतलब है फॉरेन एक्सचेंज जो आता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान तरक्की करता चला जा रहा है, वो किस तरह से इसका मुतकाजी हो सकता है। रशिया जो है वो किसी ताकत की वजह से, जंग की वजह से, आइटम बम की वजह से नहीं टूटा था। रशिया जो टूटा था वो इक्तिसादियात की वजह से टूटा था। इक्तिसादी हालत उसकी खराब हुई थी जब रशिया टूट गया था। तो इस वक्त दुनिया में जंग से ज्यादा है जो इक्तिसादियात की जरूरत है, मतलब है कि उसको अगर वो किया जाए, माशी मुश्किलात अगर कोई मुल्क जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, जैसे कि आप ये श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, उसकी आप मिसाल दे लें, वो डिफॉल्ट हो गया। और ये इसमें हमारी साबका हुकूमत की जो गलत पॉलिसी की वजह से भी IMF से इतना इन्होंने जो कर्ज लिया, जो पिछली 3 हुकूमतों ने जो सख्त शराइत IMF की नहीं उन्होंने कबूल की थी, वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने कबूल की, और उसकी वजह से हम जो है हम डिफॉल्ट होने के करीब जा रहे थे। ये जो इस वक्त इस हुकूमत ने, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग और इसके इत्तेहादियों ने अपनी सियासत को कुर्बान करके पाकिस्तान की रियासत की खातर, इन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने की खातर ये किया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये मसाइल हल नहीं कर सकते। इस वक्त हमारी जो जरूरत है वो अपोजिशन, इमरान खान एक इस वक्त बड़ी ताकत है ये सियासत में, उनको भी ये चाहिए कि पाकिस्तान की खातर वो कम से कम जो जिस तरह से मतलब है कि वो इन्होंने मुश्तरका इजलास इमरान खान ने खुद बुलाया था कश्मीर के मसले पर, मुश्तरका पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, और हमारी बदनसीबी है, हमें अफसोस से यह कहना पड़ता है कि उस मुश्तरका इजलास को जब बुलाया गया तो खुद कायदे अवान उसमें शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह की बात से हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमें अपनी खुद हम अपने पांव पर खिलाड़ी मारते हैं। इसकी बुनियाद देखें, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसकी खारजा पॉलिसी जो है वो जो हुकूमत आती है उसकी बुनियाद पर बनाई जाती है। खारजा पॉलिसी एक ही होती है, जो भी हुकूमत आती है या आर्मी का जो निज़ाम है वो किसी हुकूमत के साथ मुंसलिक नहीं है। उसने मुल्क का दफा करना है बिला तखसीस कि किस जमात की हुकूमत है।
इसी तरह से खारजा पॉलिसी जो है वो एक हर हुकूमत जो आने वाली जो हुकूमत है उसकी खारजा पॉलिसी में कोई ले तो लाल नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिसी तब्दील नहीं होनी चाहिए। अब ये देखें ना हमारी कितनी बदनसीबी है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं किसी उसूली तौर पर कश्मीरी एक नुमाइंदा होने की हैसियत से मुझे पाकिस्तान की किसी गवर्नमेंट पर मतलब तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मेरा हक है कि मेरे आबो अजदाद ने इतनी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान की खातर, तो पाकिस्तान जो मेरा वकील है वो क्या कर रहा है हमारे लिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब यह है कि अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो अभी अक़वाम मुत्तहिदा का जो इजलास हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर जो है एक ऐसी वो जगह है पूरी जहां पर हर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले वहां पर स्लोगन लिखे जाते थे कश्मीरियों को हमायत में और हिंदुस्तान के खिलाफ, वहां पर नारे लिखे जाते थे। अब उसी जगह पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नारे लिखे गए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नहीं लिखे गए, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ लिखे गए। तो अब देखें ना, अगर ये बात अगर आप करेंगे तो ये बदनामी तो पाकिस्तान की है, नुकसान तो पाकिस्तान का हुआ। देखिए कोई भी वज़ीर-ए-आज़म है, आज शहबाज शरीफ है, कल अपना बन जाते हैं, फिर दोबारा बन जाते हैं अपना इमरान खान, लेकिन वो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है। इसकी बुनियाद पर, पाकिस्तान की बुनियाद पर किसी को अपनी जाती जो ख्वाहिश है उसका सौदा नहीं करना चाहिए। हम सबसे पहले अपनी खराबी को यहाँ से खत्म करें। कम अज कम हमारी बैनुल अक़वामी जो पॉलिसी है किसी हुकूमत के आने से तब्दीली नहीं होनी चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी में हमारी पसपाई है, जो मैंने ये पहले बताई है कि इस्लामी ममालिक ने हमारा साथ नहीं दिया। और फिर जो है वहां पर हम उसके वो जो इजलास जो था उसमें हम इसलिए वो इजलास में हम वो नहीं वो कर सके क्योंकि हमने किसी को वो मोटिवेट नहीं किया था। तो इस तरह की बातें हमें अपनी खामियों को दूर करना चाहिए। बल्कि कश्मीर के 2.5 करोड़ मुसलमानों के अलावा हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमान जो हैं वो भी पाकिस्तान की जो है वो हुकूमत या मजबूत पाकिस्तान की हुकूमत के मुंतजर हैं कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो उनके ऊपर जुल्म व तशद्दुद जो है वो कम होगा। उनको पता होगा कि एक ताकतवर मुल्क जो है वो हमारे बराबर में हमारा हमसाया मुल्क है, तो उनको भी इस बात से तकवीयत पहुंचेगी, अफगानिस्तान को तकवीयत पहुंचेगी। देखे ना, मैंने शुरू में जो कहा कि ये सारे मुसलमानों की जाए पनाह है। क्या यहाँ पर अफगानियों ने 40 लाख अफगानियों ने यहाँ पनाह ली, और आज भी मैं यहाँ जिस एरिया में ठहरा हुआ हूँ वहां पर सबसे ज्यादा जो है अफगानी वहां पर ठहरे हुए। तो आज भी जो पाकिस्तान जो है वो अफगानियों के लिए, बोस्निया के लोगों के लिए, जहाँ कहीं भी किसी इस्लामी मुल्क में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पाकिस्तान उसके लिए जाए बनाए। तो इसमें जरूर इस बात को सोचना चाहिए कि हम आलम इस्लाम की मतलब वो क्या कहना चाहिए, उसको सरपरस्ती करने के लिए अल्लाह ने हमें बनाया हुआ है। तो जहाँ हम अपनी लड़ाइयों में अपने मसाइल में उलझे रहें, ना मतलब सैलाब के मामले में ना अपोजिशन हुकूमत यकजा है, ना कश्मीर के मामले में अपोजिशन हुकूमत यकजा है। जहाँ मतलब है देखा ना अभी उसने जो स्टेटमेंट दी है अमरीकी अपना सदर ने, तो वो इमरान के हक में या मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट। देखे ना, वो हमारी कमजोरी है। देखे बात यह है कि अगर उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एटमी धमाके ना करते तो आज पाकिस्तान इस हालत में होता। जो इंडियन आए दिन हिंदुस्तान जो है हमारे ऊपर हमला आवर होता रहा और ये दहशतगर्दी करता रहा, तो ये भी हम तो एहसानमंद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, उनने इतनी पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी थी, रोज जो है लोग हजारों की तादाद में लोग मारे जाते थे, वो उन्होंने उसको खत्म किया। तो बात यह है कि इसकी बुनियाद पे जो कौमी पॉलिसी जो है, अब देखें ना यहाँ पर एक कौमी सलामती का एक अदारा है जिसमें आर्मी भी है, यानी पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसके नुमाइंदे, वो जो है कौमी सलामती के अदारे में भी अगर आप इख्तिलाफ करेंगे तो हमने करना क्या है। अब उसमें भी हम यकजा अगर कौम और मुल्क के लिए हमको फैसले नहीं कर सकते तो ये तो हमारी बदनसीबी की बात है। तो इस पर हमें सोचना चाहिए। और बात यह है कि अगर आप ये कहें कि हम अगर खुद यकजा न हुए, खुद ताकतवर न हुए, खुद हमने सही फैसले ना किए, तो हमारी बाहर से कोई मदद करने के लिए तो किसी ने नहीं आया। ये हमें सोचना पड़ेगा। इस वक्त भी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान जो है आधे से ज्यादा सैलाब में डूबा हुआ है इस वक्त जो है। और मुझे अफसोस है इस बात का, ये मुखालफत की बुनियाद पर नहीं कह रहा मैं, जो वज़ीर-ए-आज़म ये शहबाज शरीफ है पहले दिन से लेके आज तक सैलाब जदगान की उसमें, अभी अमेरिका से वापस आते हैं तो 2 घंटे के बाद वो सैलाब जदगान उधर वहां पहुंच जाते हैं। अब ये कोई मैं तारीफ तो नहीं कर रहा उनकी, ये हकीकत है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि इतनी बड़ा लीडर है अपने जिसका नाम है इमरान खान, इतनी बड़ी पार्टी है, सारा कुछ है, उनका कोई कारकर्दगी देखें सैलाब जदगान में क्या कारकर्दगी है किसी एक जगह पर भी। फंड रेजिंग जो है वो भी जो अभी तक अपना मुख्तलिफ खबरें आती हैं, बहरहाल हम उसमें नहीं जाते, लेकिन उनको ये सारी चीजें छोड़कर
इस वक्त सैलाब जदगान की मदद की बिल्कुल जानी ऐसे चाहिए। जो आधे लोग जो है कसम पुरसी में, ऊपर से सर्दी आ गई, कुछ लोग वैसे मर गए, कुछ सर्दी से मर हाँ जाएंगे, जी। तो उनको हम सब लोगों को मिलकर देखे ना, अगर पाकिस्तान है तो ये लड़ाई फिर भी की जा सकती है, हाँ जी, बिल्कुल। दोस्तियां भी हो सकती हैं, लड़ाइयां भी हो सकती हैं, सियासत भी हो सकती है। हाँ। अगर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मुश्किलात में है, जिस तरह अमेरिकी सदर की क्या जरूरत है, वो तो बदमाश है। सबसे बड़ा दहशतगर्द दुनिया का अमेरिका है, वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी अमेरिका करता है, बिल्कुल वो मुसलमान ममालिक में नहीं, हर पूरी दुनिया में जगह ऐसी वो खुद करता है। वो ये अफगानिस्तान के मसले में आप देखें कि वहां पर क्या था, अमेरिका का क्या अमल दखल था वहां पर, रशिया को वो सारा कुछ करने के लिए यहाँ किया, बोस्निया में उसने क्या बिल्कुल किया, ऐसे ही है, वियतनाम लीबिया में उसने किया, वियतनाम में उसने क्या किया, मिस्र में क्या किया, शाम में क्या किया, इराक में क्या किया। बिल्कुल ऐसे तो ये सारी बात है कि सब दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जो है वो अमेरिका है, और हम चूंकि इस्तेमाल होते हैं, जी। हम उसकी बुनियाद पर कि हमसे वो जो अमेरिका बहादुर नाराज न हो, हाँ। मैं कहता हूं कि मेरे हक में आ जाए, मैं ताकत पकड़ूंगा, तो ये कभी भी, यानी कुरान में ये बात वाज़े तौर पर है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यहूद और नसारा बेशक। तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। जो यहूद और नसारा को दोस्त समझता है तो वो अल्लाह से जंग कर रहा है, अल्लाह के रसूल पाक से जंग कर रहा है, वह कुरान में साफ लफ्जों में है। तो आप किस बात की, जब अल्लाह ये कहता है कि तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो आप उनकी दोस्ती की बुनियाद पर अपना सारा कुछ तबाह करते हो। हाँ। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, सबसे पहले पाकिस्तान को कम अज कम सियासत जरूर करें, जी लेकिन कौमी मामलात में यकजा होना चाहिए। जी वो चाहे अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमत है, जो भी है, जो भी पार्टी छोटी है या बड़ी है, यानी इसमें हम मुकाबला पे देखें ना, जिस वक्त पाकिस्तान बना था उस वक्त कोई नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बनाने वाले मुसलमान थे, हाँ जी। उन्होंने अलग मुल्क यकजा थे, हाँ। कोई ना सुन्नी था, ना शिया था, ना वाबी था, ना देवबंदी था, ना अहले हदीस था, कोई नहीं था, सिर्फ मुसलमान थे, उन्होंने जी। पाकिस्तान बना लिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह से 65 की जंग में जिस वक्त हिंदुस्तान ने बगैर मतलब रात को उसने हमला किया, तो किस क्या ये जो कह रहे थे कि हम दोपहर का लंच जो है वो जिमखाना क्लब लाहौर में जाके करेंगे, तो हम लोग यहाँ के रहने वाले, हमने खुद देखा, हम स्टूडेंट थे, तो उस वक्त हम डंडे सोटे लेके हम बॉर्डर पर गए, शालीमार बाग से थोड़ा सा आगे गए, तो हमारे फौजों ने, जो हमारा मतलब इस मुल्क का दफाई असार है, उन्होंने ये कहा कि जाओ बच्चों, हम हैं पाकिस्तान के महफज, हम जब नहीं होंगे तो फिर आपकी जरूरत पड़ेगी। तो हिंदुस्तान ने किधर आके वो किया, कोई पेशकदमी हुई नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं। यकजा थे। और 71 में हम यूनाइट नहीं थे, सबसे पहले हमारी उस यकजहती को तोड़ा गया Yes. बैन अल-अक़वामी तौर पर, हमारे अपने लोगों को। अब मुजीबुर रहमान को देखें तो वो जो 6 निकात की बुनियाद पर आपने उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी, जब 6 निकात की बुनियाद पर आपने क्यों लड़ने की इजाजत दी उसको? अगर उस निकात में देखें ना, मंशूर देती है हर पार्टी, हाँ। अगर उसकी बुनियाद पर आपने उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है, तो फिर उसने अक्सरियत अगर ली है तो उसको अक्सरियत इक़्तिदार दो। देना चाहिए था। अगर उसने ये कहा, और इत्तफाक से मैं उस वक्त शाह अहमद नूरानी साहब जो हैं कराची में, उनके पास में बैठा हुआ था, जी, जी, जी। मेरे एक दोस्त मुझे लेके गए थे, तो उस वक्त मैं खुद स्टूडेंट था, तो मुझे उनके सुनहरी लफ्ज याद हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे। मेरे कंधे पे हाथ रख के शाह अहमद नूरानी साहब ने, जब वो उस वक्त ये पीटीवी होता था ब्लैक एंड वाइट, तो उस वक्त जब उनकी तस्वीर चली तो मेरे कंधे पे हाथ रख के उन्होंने कहा, बेटा अब पाकिस्तान टूट जाएगा। तो अब देखे ना, मतलब उन्होंने क्या कहा था, अक्सरियत लेने के बाद उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, मुझे एक जलसा आम करने दें। अब उसमें मतलब यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं उनको करने दी, उनको गिरफ्तार करके यहाँ लेके आए, तो उसकी देखे ना, गलतियां हमारी अपनी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब आपने उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, ये माना कि अगरतला साजिश केस में हिंदुस्तान ने उनको तैयार किया हुआ था, लेकिन वो जो बात करने जा रहा था, आप उससे सुनते तो सही। आप बुझाए ये कि आप ये कहें कि मशरकी पाकिस्तान जाने वाले की टांगे तोड़ दी जाएंगी, उधर तुम इधर हम, जब ये नारा हम खुद देंगे तो हमारा हिंदुस्तान तो जो है, या कोई दुश्मन मुल्क जो है, वो हमारे ऊपर कैप्चर तभी करेगा जब हम खुद कमजोर होंगे। गलतियां तो हमारी अपनी। जी बिल्कुल पीर साहब, सारी गलतियां सीखना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया पीर साहब, सारी गलतियां हमारी हैं कि हम ना तो मुसलमान दुनिया को अपने करीब कर सके, उनसे भीख मांगते रहे, इसी वजह से हम शायद अपनी बात नहीं मनवा सकते। और अभी भी पाकिस्तान अगर टूटा है उसमें भी सारी हमारी गलतियां, आज कश्मीर अगर हम हासिल नहीं कर पा रहे तो उसमें भी हमारी कमजोरी और गलतियां हैं। चाइना लद्दाख पर दावा करता है और चाइना ने लद्दाख को बड़ी हद तक कैप्चर भी कर लिया है, LAC पर उन्होंने बड़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया है, और हम हाथ पे हाथ धर के हुकूमतें बदलने में और सारे मामलात में लगे हुए। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ये सब आगे बढ़ना होगा इन सारी चीजों से, और कश्मीर को एक नेशनल काज के तौर पर दोबारा खड़ा करना होगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।